नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी परीक्षा यानी जिसका पॉपुलर नेम एलटी ग्रेड एग्जाम है, उसके जो है जीएस से समान अध्ययन को देखते हैं, जो कि समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। यानी इसमें देखें टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है समान अध्ययन का यानी जनरल टेस्ट का, जिसमें देखें 120 प्रश्न सब्जेक्ट के, 30 प्रश्न जो होंगे आपके वो समान अध्ययन या जीएस के होंगे। साथ ही ये देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित होने वाले जीआईसी लेक्चरर एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिसके अंतर्गत उसमें भी समान अध्ययन यानी जीआईसी लेक्चर में 40 प्रश्न, एलटी में एलटी ग्रेड जो टीचर होती है उसमें 30 प्रश्न जीएस के होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए जीएस का वेटेज इन परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह यूँ कहें निर्णायक है मेंस या पीटी क्वालिफाई करने के लिए। तो इसके अंतर्गत ये देख सकते हैं, पूर्व के लेक्चर में हमने इस पर विस्तार चर्चा कर लिया है, तो आप इस चैनल पर जाकर के यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया है, इसलिए यहाँ पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लेक्चर में अगली प्रैक्टिस सेट देखते हैं, ये प्रैक्टिस सेट 5 को देखते हैं। इसके अंतर्गत 30 प्रश्न जो होंगे आप इसको एक बार देख लें, यानी 30 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं जिसका हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आप इन 3 प्रश्नों को देख लें। 30 प्रश्न जो है यानी ये सारे 30 प्रश्न हैं इसमें दिए गए हैं, जिस पर हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हुए इस सारे प्रश्न को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। यानी यह जो प्रश्न है या प्रैक्टिस सेट है उस समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। इसके अंतर्गत ये ध्यान रखें कि ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन इसमें किया है समसामयिक घटना चक्र ने। कहने का आशय हुआ कि इसमें आरओ, एआरओ, पीटी और मेंस और अपर पीटी एग्जाम यानी जो प्रोर अधनस्थ जिसको पीसीएस एग्जाम कहते हैं उसके भी पीटी और मेंस के जो जीएस के प्रश्न पूछे गए उसका कलेक्शन है। साथ ही इसमें पीसीएस से एपीओ और पूर्व की जो आपका लोअर एग्जाम था यानी सारी परीक्षाओं का कलेक्शन करके इसमें जो प्रैक्टिस सेट जो समसामयिक घटना चक्र बनाया है। तो पहला प्रश्न इसमें देखें, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो इसका सही आंसर है सी यानी कन्हेरी। कन्हेरी शैलकृत गुफा में जो है 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। यह देखें तो 2002 यानी यूपीपीएससी जो पीसीएस एग्जाम है 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें देखिए कन्हेरी इसका सही आंसर। इसकी थोड़ी जानकारी इसमें ऐड एक्स्ट्रा कर लें तो देखें केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, यानी कन्हेरी शैलकृत जो गुफा उसके केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ कुल 109 गुफाएं पाई गई हैं। इसके बारे में देखें तो इसका वर्णन सातवाहन शासक वरिष्ठ पुत्र पुलुनामी के नासिक शिलालेख में मिलता है। यानी कन्हेरी शैलकृत गुफा का उल्लेख का वर्णन कहाँ मिलता है? सातवाहन शासक जो था वशिष्ठ पुत्र पुलुनामी के नासिक यानी महाराष्ट्र में जो नासिक शिलालेख है वहाँ से इसका उल्लेख मिलता है। सबसे पहला वर्णन देखें तो फाहियान द्वारा किया गया था। चीनी यात्री जो फाहियान है सबसे पहला इसका कन्हेरी शैलकृत गुफा का वर्णन किया है। कन्हेरी गुफाओं में 110 से अधिक विभिन्न एकास्म मतलब एक ही चट्टान से काट करके जो बनाया गया है कन्हेरी गुफा में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं। ध्यान रखें कि वो एकास्म है यानी एक ही चट्टान को काट कर या उत्खनन करके बनाया गया है और ये देश में सबसे बड़े एकल उत्खनन में शामिल है। और ये जो प्रश्न इस तरह का है 2014 पीसीएस प्रश्न पूछा गया था। यानी एकास्म से संबंधित जो है प्रश्न जो पूछा गया था कन्हेरी में है और देश का सबसे बड़ा उत्खनन है एकास्म के रूप में 2014 में इस तरह के प्रश्न को पूछा गया था। और इसमें जानकारी ऐड करें तो ध्यान दें कि शैलकृत यानी कन्हेरी शैलकृत गुफा जो है ये महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यानी कन्हेरी जो आपका महाराष्ट्र में जो मुंबई शहर है उसका एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, यानी टूरिज्म में भी है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित है। यानी वहाँ पर जो संजय गांधी उद्यान है वहाँ पर ये गुफाएं स्थित है। कन्हेरी शैलकृत जो गुफा उसमें 11 सिरों के बोधिसत्वों का अंकन मिलता है। देखें इसमें यह है कि अभिलेखों में कान्हा शैल कृष्णगिरी कान्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्ध यानी कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठ और बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में यह था। इसका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और 11वीं सदी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41, ध्यान रखें कि हम 100 से अधिक गुफाओं की चर्चा इसमें करें तो गुफा संख्या 41 पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस स्तूप की उपासना चीन में चीनी तुर्किस्तान कंबोडिया तथा जापान में भी 7वीं 8वीं सदी में लोकप्रिय थे। इसमें एक खड़े बुद्ध और बोधिसत्व गुफाओं में जटिल नक्शकारी स्तूप बौद्ध मूर्तियां और जो सदियों से बौद्ध कला के और वास्तुकला के विकास को दर्शाते हैं।
चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इसमें मैचिंग कराना है। सूची फर्स्ट गुप्त कालीन मंदिर है और सूची सेकंड इस स्थान को दिखाना है। तो इसका सही आंसर देखें तो बी बनेगा, यानी दूसरे का सही आंसर बी। बी का मतलब 3241। 3241 का मतलब ईट निर्मित मंदिर जो है वह भीतर गांव जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ईट निर्मित मंदिर भीतर गांव जो कानपुर में है। दशावतार मंदिर देखें तो देवगढ़, यानी ये यहीं पर 86 में है। इसके बाद देखें आपका जो है शिव मंदिर जो है भूमरा में है, और विष्णु मंदिर जो एरण जो महाराष्ट्र में एरण है वहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये सही हुआ। और इस पर एक ट्रिक्स को भी याद कर लें, यानी इस पर अक्सर प्रश्न पूछता है, यानी एक कई बार उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम इत्यादि में पूछा गया प्रश्न है। तो इस पर जो ट्रिक्स है उसको याद करना चाहें तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। 10 देवों की गुप्त, यानी गुप्त 10 देवों की गुप्त ईट भीतर है। इसमें ध्यान रखें 10 का मतलब यहाँ जो आपका है दशावतार मंदिर से है, यानी दशावतार मंदिर 10 का मतलब दशावतार मंदिर है। देवों का मतलब देवगढ़ में है जो कि झांसी में है। यहाँ गुप्त जो है ये दोनों ही मंदिर गुप्तकालीन यानी काल को इंगित करता है। ईट का मतलब ईट से बना मंदिर, और भीतर का मतलब भीतर गांव जो कि कानपुर नगर में, कानपुर देहात में है यानी भीतर गांव जो है। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं कि 10 देवों की गुप्त ईट क्या है, भीतर है। तो 10 इसमें दशावतार मंदिर है, और यह देवगढ़ जो झांसी में है, और जो ई गुप्तकालीन ये समय का इंडिकेट कर रहा है, और ईट का मतलब ईट से निर्मित मंदिर है, और यह आपका जो है भीतर गांव यानी कानपुर में है, कानपुर देहात में है। पी स्पेशल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखें झांसी और कानपुर जो ये उत्तर प्रदेश के 75 महत्वपूर्ण जिलों में महत्वपूर्ण जिले हैं, तो यहीं पर ये हैं गुप्तकालीन जो मंदिर है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ को आप याद रखें। इसके बाद तीसरे प्रश्न हम जल्दी से देखते हैं। इसमें पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है। तो तीसरा सही आंसर जो आपका है वह भूमंडलीय हेक्टेयर है, यानी पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई यदि पूछ रहा है तो यह आपका भूमंडलीय हेक्टेयर है। यानी इसको भूमंडलीय हेक्टेयर या वैश्विक हेक्टेयर GHA ग्लोबल हेक्टेयर के नाम से भी जानते हैं, भूमंडलीय हेक्टेयर या ग्लोबल हेक्टेयर के नाम से जानते हैं। और ये है क्या, तो इसको भी याद रखें। यानी जो पारिस्थितिकी पदछाप है यह है क्या, याद रखें कि जो विश्व औसत जैविक उत्पादकता वाले 1 हेक्टेयर, यानी विश्व औसत यानी विश्व का औसत जैविक उत्पादकता वाले 1 हेक्टेयर जैविक रूप से उत्पादक भूमि या जल का प्रतिनिधित्व जो करता है वो भूमंडलीय हेक्टेयर करता है। और ये पारिस्थितिक पदछाप के माप की यूनिट या इकाई के अंतर्गत इसको इंडिकेट किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें तो इसमें 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, साइंस से है, यानी साइंस और टेक से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। तो सर्वप्रथम जो संकल्पना की थी वो 1824 में, यानी 1824 में की थी, जोसेफ फोरियर ने की थी। यानी जोसेफ फोरियर ने 1824 में जो है सर्वप्रथम जो है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। इसके बाद देखिए 1859 में जो है वह जॉन टिंडल ने भी ग्रीन हाउस गैसों के बारे में संकल्पना प्रस्तुत की। लेकिन सर्वप्रथम इसने पूछा है ग्रीन हाउस संकल्पना जो 1824 में जोसेफ फोरियर ने की थी। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ऐड कर लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में पूछा है, अक्सर प्रश्न पूछता है ये, यूपीपीएससी के फेवरेट प्रश्नों में ये शामिल है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अक्सर इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित कुछ प्रमुख गैसें लघु तरंगी सौर विकिरण को पृथ्वी की सतह पर आने देती हैं। यानी वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें जो होती हैं, जैसे ओजोन की परत है, ओजोन की परत जो है अल्ट्रावायलेट को सोख लेती है, लेकिन जो इंफ्रारेड होती है यानी जो लघु तरंगें होती हैं उनमें से कुछ को आने देती हैं, परंतु पृथ्वी से निकलने वाले दीर्घ तरंगी विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं। इस कारण वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखता है। इस घटना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके लिए उत्तरदायी गैसें, अक्सर उत्तरदायी गैसें ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं, तो ये भी अक्सर एग्जाम पूछता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है, ओजोन O3 है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु इसमें है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। गैसों का योगदान देखें, इन 3 गैसों का योगदान 50% से अधिक है। इसके बाद देखें मीथेन यानी CH4 जो है, जैसे मार्स गैस, दलदली गैस जो कि धान के खेतों में पाई जाती है, या धान खेत में इत्यादि में, या जो अगल करने वाले जो पशु हैं वहाँ पर पाई जाती है, या जो बहुत काफ़ी दिनों तक जो कुएँ हैं जिसमें ज़्यादा गंदगी या खरपतवार आ गए वहाँ पर ही पाई जाती है। तो इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में 18% जो है आपका CH4 का यानी मीथेन का है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का देखें तो 14% योगदान है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, तो इसका योगदान 6% है। और यह जो ग्रीन हाउस गैसें हैं यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यानी वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग
जो वैश्विक तापमान जो कि तापमान बढ़ता है उसके लिए उत्तरदायी होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत हम देखा कि O3 भी इसमें शामिल। O3 ओजोन परत है जो कि समताप मंडल यानी पृथ्वी पर जो परतें हैं, 5 प्रमुख परतें हैं, उसमें जो ओजोन परत है यह महत्वपूर्ण यानी सुरक्षा कवच यानी जीवधारियों के लिए, मानवों के लिए, पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम ओजोन परत करती है जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। क्योंकि पृथ्वी के धरातल से देखें तो 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन गैस का एक झीना या आवरण जिसे ओजोन परत कहते हैं। इसकी संकल्पना को थोड़ा सा और समझना चाहें तो जैसे देखें एसी कार होती हैं या शीशे के जो मकान होते हैं जिसमें शीशा लगा होता है, उससे जो होती लघु तरंगे होती हैं यानी जो तरंग होती हैं, लघु तरंगे जो उसमें होती हैं, लघु तरंगे का मतलब इंफ्रारेड होती है। यानी पृथ्वी सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिसको विबग्योर के नाम से जानते हैं। यानी इसमें रेड का देखें तो वेवलेंथ यानी वेवलेंथ जो होता है सबसे ज़्यादा रेड का होता है, इसीलिए जो खतरे का निशान होता है वो रेड को बनाया जाता है क्योंकि काफ़ी दूर तक दिखाई देता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। और सूर्य के यानी सूर्य का सुबह शाम को निकलने का जो कारण होता है लाल दिखाई देना, यही कारण होता है। और जब ये सातों रंग मिल जाते हैं तो श्वेत हो जाता है। और जब सातों रंग यानी कोई पदार्थ यदि सातों रंगों को उत्सर्जित कर दे तो वो श्वेत होता है, और सातों रंगों को अवशोषित करे तो ब्लैक हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य आपका रेड का है और सबसे कम वायलेट का है। यानी इस प्रकार से देखें तो ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम है। इधर देखें तो आपका आवृत्ति का बढ़ता क्रम है। आवृत्ति के रूप में देखें तो जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होगी उसकी ऊर्जा सर्वाधिक होती है। और इसी प्रकार से किरणें भी 7 प्रकार की होती हैं। अभी देखें तो जो 12 अक्टूबर को पीसीएस एग्जाम पूछा था उसमें किरणों के बारे में पूछा था। किरणों को याद रखें, गए हवा के नाम से हम याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपका ये हम यानी तो इसमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति देखें तो गामा की, फिर एक्सरेज की, पराबैंगनी की, दृश्य की और औरत किरणें होती हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसको हमने काफ़ी डिटेल कर दिया। 5वें नंबर प्रश्न को देखें तो ये भी साइंस से है। इसमें देखिए मस्तिष्क था मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या है, तो मेनिंजाइटिस है। इसके बारे में संक्षेप में यानी एक्सप्लेनेशन करें तो देखें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास जो झिल्लियों में सूजन आ जाता है मेनिंजाइटिस के कारण होता है। मेनिंजाइटिस देखें तो आमतौर पे वायरल संक्रमण के कारण मेनिंजाइटिस होता है, यानी वायरल संक्रमण होता है, लेकिन यह बैक्टीरिया, कवक और परजीवी के कारण भी हो सकता है मेनिंजाइटिस। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु की चढ़ी झिल्ली के सूजन आ जाने से कौन सा होता है, मेनिंजाइटिस रोग होता है। यानी मस्तिष्क देखें तो मस्तिष्क 3 प्रकार का होता है। यानी मस्तिष्क के भाग में देखें तो मस्तिष्क से 3 भाग होते हैं, इस पर हम डिटेल चर्चा नहीं करें। मेरुरज्जु भी जो देखें तो यह जो है मस्तिष्क से कुछ भागों का कार्य यहाँ से संपादन होता है। यानी जैसे अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है मेरुरज्जु से, यानी यह भी मस्तिष्क का ही एक पार्ट है। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर जब झिल्ली चढ़ जाती है तो वो मेनिंजाइटिस रोग होता है, जो कि आमतौर पर वायरल रोग के अंतर्गत आता है, लेकिन यह बैक्टीरिया, कवक और परजीवी के कारण भी हो सकता है। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखें तो इसमें मृग मरीचिका यानी मृग तृष्णा का कारण क्या होता है, तो इसका सही आंसर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो होता है इसके कारण है मृग मरीचिका। यानी मृग मरीचिका का मतलब ये होता है कि जो जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे देखें जो रेगिस्तान इत्यादि होते हैं, वहाँ पर जो होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है वहाँ पानी होने का जो भ्रम होता है मृग मरीचिका के कारण। इसमें ध्यान देंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए, प्रकाश की किरण जो होती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, और इसमें जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो कुछ और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ और उदाहरण को देख लें, क्योंकि एक उदाहरण जो है अक्सर पूछ देता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो इसमें मृग मरीचिका एक एग्जाम्पल है, हालांकि एग्जाम्पल के आधार पर ही इसको पूछ दिया है, लेकिन यह जो इससे कई घटनाएं होती हैं जिसमें हीरा अत्यधिक चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। रेगिस्तान में जो मरीचिका बनती है मृग मरीचिका, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो कि प्रश्न पर ही नहीं है। इसके बाद ठंडे प्रदेशों में मरीचिका बनती है, और कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण है। पानी में पड़ी हुई परखनली चमकीली दिखाई पड़ती है, इसका भी कारण यही है। प्रकाशित तंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर ही काम करता है। पानी में हवा के बुलबुले यानी एयर बबल चमकते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। कालिक से पोता हुआ गोला चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही एग्जाम्पल इस सब हैं। 7 नंबर प्रश्न देखें, बहुत ही आसान ये प्रश्न दिया गया है। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष कभी कभार पूछ देता है प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी का मात्रक है। या वर्ष का मतलब समय, अपना ध्यान रखें। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, यानी इसमें देखें तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो होती है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष से बड़ी जो इकाई है, प्रकाश वर्ष से जो बड़ी इकाई देखें तो पारसेक होता है। यानी एक पारसेक देखें, एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर इन LY। लाइट ईयर ही है प्रकाश वर्ष से, और खुद एक लाइट ईयर में देखें यानी एक लाइट ईयर LY इक्वल टू देखें, लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। यानी इतना मीटर एक लाइट वर्ष में होता है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी
इतने डिस्टेंस की होती है, यानी एक लाइट ईयर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक हमने देख लिया पार्सेक है, जो कि लाइट ईयर का भी देखें तो 3.25 गुना ज़्यादा होता है। और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो होती है वह प्रकाश वर्ष कहलाती है, उसको हमने देख लिया। और याद रखें कि सूर्य से पृथ्वी का प्रकाश आने में 8 मिनट लगता है, यानी सूर्य से पृथ्वी की डिस्टेंस देखें तो लगभग 1.5 करोड़ है, यानी 15 करोड़ है। यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या 93 करोड़ मील है या 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है। इस दूरी को प्रकाश जो है 8 मिनट में, यानी सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी में पहुंचता है 8 मिनट पहुंचता है, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी का प्रकाश पहुंचने में मात्र 1.3 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी से काफ़ी कम दूरी पर, यानी 3,84,000 से ज़्यादा दूरी पर चंद्रमा पृथ्वी से दूरी रखते हैं या दूरी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें 8 नंबर बनता है, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? तो इसका सही आंसर देखें तो ये आपका जो है, हालांकि इस विकल्प के साथ हमको आंसर देना है, अन्यथा विश्व की विशालतम दूरबीन देखें तो वह चाइना द्वारा विकसित किया गया। 2006 में इसका विकास किया गया, 2016 में विकास किया गया था चाइना द्वारा। इसका नाम फास्ट है, FAST। फास्ट का मतलब होता है 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट है, जो चाइना द्वारा 2016 में कंप्लीट किया गया। इस पर लागत जो 180 मिलियन का आया था। यह चाइना के देखें तो गुलझोई प्रांत में 4450 त्रिकोणीय पैनल द्वारा स्थापित। इसका व्यास 500 मीटर है, जो लगभग 5 फुटबॉल मैदान के बराबर है। तो इसकी जो सबसे बड़ी विशालतम जो दूरबीन टेलीस्कोप है वह फास्ट है, यानी 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप है। लेकिन इस विकल्प के साथ देखें तो डिस्कवरी इसका हो जाएगा। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? विकल्प के साथ डिस्कवरी है। जबकि ओवरऑल देखें तो फास्ट हो जाएगा, जिसका व्यास 500 मीटर है, जो लगभग 5 फुटबॉल मैदान के बराबर चाइना द्वारा विकसित किया, जिसका पॉपुलर नेम फास्ट है। चलिए कुछ गणितीय प्रश्नों को देखते हैं। गणितीय प्रश्नों में देखें तो 9 नंबर पर प्रश्न है, इनके में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या पूछ रहा है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ध्यान रखें, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर या नॉन डिविजिबल नंबर वे संख्याएं होती हैं जो कि केवल स्वयं से कटें और एक से कटें। एक से याद रखें सारी संख्याएं कटती हैं, और जो स्वयं से कटें ऐसे संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी संख्याओं के बारे में देखें तो संख्याएं कई प्रकार की हो जाती हैं। संख्याओं के रूप में यदि हम देखना चाहें तो सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रूढ़ संख्या, इसके बाद सम्मिश्र संख्याएं और वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं इत्यादि। देखें संख्याओं की एक बहुत बड़ी श्रृंखला हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के रूप में हम देख रहे हैं, तो अभाज्य संख्याएं का मतलब जो प्राइम नंबर देखें तो 1 से 50, यानी 1 से 50 तक में यदि हम देखें अभाज्य संख्याएं जो होती हैं 15 होती हैं, और 50 से लेकर के जो 100 में होती हैं 10 होती हैं। कुल मिलाकर देखें जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 25 होती हैं 100 तक में। अभाज्य संख्याएं का मतलब जो स्वयं से कटें, और 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं, इसलिए स्वयं से कटें में हम देख रहे हैं अभाज्य संख्याएं। तो इसको हम देखें अभाज्य संख्याएं कौन सी, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 193 यानी 193 है। ये सारी संख्याएं से इसमें कटेंगी। जैसे 177 जो है यह कटेगा, 3 से काट सकते हैं, इसको 3 से काटें तो यह आपका हो जाएगा 5 3 15, 2 27, 3 9 27, यानी 59 गुणे 3 हम कर देंगे तो ये कट जाएगी संख्या। इसके बाद यहाँ पर देखें जो अगली संख्या बन रही 161, इसको भी काटा जा सकता है। इसको 7 से काटते हैं तो 7 दूना 14, 7 लिखे 21, 7 दूना 14, 7 लिखे 21 का मतलब 23, 23 इसमें भाज्य, 7 भी भाज्य, गुणा कर दें 161, 171 को भी काटा जा सकता है। हम जैसा कि जानते हैं कि 19 9 171 होता है, 19 के पहाड़े में होता है। 19 गुणे 9 कर देंगे, यानी 3 से कटेगा, 9 से कटेगा और 19 से कटेगी, तो ये आपकी भाज्य संख्याएं हो गई। जबकि अभाज्य संख्याएं जो इसमें दिया है वो आपका जो अभाज्य संख्या 193 है। इसके इंडिविजुअल होने का चेक कैसे भी कर सकते हैं, सारी संख्याओं को जोड़ दें तो यह 9 1 10 3 13 हो जाएगा। एंड जिन संख्याओं का योगफल खुद अभाज्य संख्या के रूप में हो, अभाज्य संख्या जिनका योगफल भी अभाज्य संख्या के रूप में, ये सारी संख्याएं जो आपकी होती हैं वे अभाज्य संख्याएं स्वतः हो जाएंगे। तो ऐसे भी जांच कर सकते हैं, बात करके भी हम देख सकते हैं। हमने इसको जोड़ा था 13 हुआ, इसको जोड़े 7 7 14 15, 15 कटेगा। और यहाँ देखें तो आपका 4 2 8 और यह आपका हो जाएगा 7 2 9, यानी कटने वाली संख्याएं 13 नहीं कट रही, अभाज्य संख्या हो गई। 10 नंबर प्रश्न को सरल कीजिए, यानी सरल करने के लिए पूछ रहा है। इस पर भी ट्रिक्स को आप याद रखें कि यह सरल करने का जो ट्रिक्स होता है इसको याद रखें कि BODMAS BODMAS के जो फार्मूला होते हैं इस पर हम इसको सामान्य सूत्र के आधार पर तोड़ते हैं। इसमें बी का मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, ओ का मतलब आप होता है का को तोड़ते हैं, इसके बाद डी डिवीजन करते हैं, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करते हैं, ए का मतलब एडिशन करते हैं, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन में घटाते हैं। तो इस रूल का हम उपयोग यहाँ पर करेंगे। यह सूत्र तो मैथमेटिक्स में उपयोग होगा ही, इसके अलावा इसका उपयोग यदि हम करना चाहें तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी भारतीय संविधान में भी सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं।
इसमें याद रखें कि जो 92वां 92 संविधान संशोधन किया गया था 2003 में, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इससे पूर्व 18 भाषाएं थी, तो 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई और वर्तमान में कुल जो 22 भाषाएं हो गई थी, जो संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत ये सारी भाषाएं दी गई हैं। तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन द्वारा? इसका सूत्र का उपयोग हम यहाँ कर सकते हैं बदमाश, जो कि अभी हमने देखा कि इस गणितीय सूत्र के साथ साथ इसमें 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, इस सूत्र का प्रयोग करके हम देख सकते हैं। इसमें बी का मतलब बोडो है, BO बोडो है, और टी से मतलब डोंगरी है, ये इसमें मैथिली है, और ये इसमें जो संथाली यानी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम जो संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन भाषाएं जोड़ी गई थी, जो कि 7 जनवरी 2014 से प्रभावी हुई थी और कुल 22 भाषाएं हो गई थी। तो इस ट्रिक का उपयोग करके हम संविधान के इस संशोधन को भी याद कर सकते हैं। चलिए इस पर देखते हैं, जो कि गणितीय प्रश्न दिया गया है। तो गणितीय प्रश्न में सबसे पहले हमने देखा बदमाश में, यानी पहले BODMAS था। सबसे पहले हमें ब्रैकेट इसमें दिया नहीं गया है। O यानी का यानी आप है, तो यहाँ सबसे पहले हमें इस का को तोड़ना है, फिर डिवीजन इसको तोड़ना है, फिर मल्टीप्लिकेशन A करना है, यानी इतने इसमें दिए गए हैं। तो इसको हम कर सकते हैं, ध्यान रखें कि इसको सबसे न्यूनतम फॉर्मेट में तोड़ देते हैं। न्यूनतम फॉर्मेट तोड़ने का मतलब यहाँ 9 पर 18 घात दिया है, इसको हम कर सकते हैं 3 पर घाते 2 और इस पर घात हो जाएगा 18 का। तो घात के रूल्स का भी आप याद रखेंगे, और भागे आपका हो जाएगा 3 घाते 14, ये न्यूनतम है, और यहाँ का होगा गुणा के रूप में हो जाएगा। और 27 का मतलब ये होता है 3 पे घाते 3 लिखना हो तो ये 27 हो जाएगा, यानी 3 पे घाते 3 का घात पुनः हम इसमें कर देंगे 3 का गुणा हो जाएगा, क्यों घात पे घात का गुणा होता है। और यहाँ जो गुणे हो जाएगा ये 65 गुणे 65 देखें, 65 देखें, इसका हमें वर्गमूल निकालना, तो 81 गुणे 81 यानी 81 का वर्गमूल ये है। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान रखें कि यह आपका हो जाएगा 3 पे घाते 18 दूना 36 हो गया, और यह आपका भागे 3 पे घाते 14 बना रहेगा, और ये 3 के 9 हो जाएगा। यानी पहले हमको उसको तोड़ना है, का को गुणे 3 के 9 हो जाएगा, 3 पे घाते 3 के 9 और ये गुणे 81 हो जाएगा। और इसको पहले हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम इसी को तोड़ना है। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, घात आपस में जुड़ जाएंगे तो ये 23 हो जाएगा, यानी 3 पे घाते 36 और भाग कर देंगे तो 3 पे घाते ये 14 9 23 हो जाएगा, और गुणा कर देना हमें 81 का मतलब ये हो गया 3 पे घाते 4, क्योंकि 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा, 3 पे घाते 4 हो जाएगा, 36 में 4 तोड़ेंगे 40 हो जाएगा, और 40 में से 23 घटा देंगे 17 हो जाएगा, 3 पे घाते 17 बचेगा। यानी घातांक का नियम यहाँ याद रखेंगे, घातांक के नियम को आप यहाँ ध्यान रखें। तो जो नीचे होता है उसको हम बेस कहते हैं, ऊपर जो होता है उसको घात कहते हैं। तो घातांक के जो नियम है देखें, तो यदि आपके बेस सेम हो, यानी बेस सेम हो और घातांक किस प्रकार से हो, तो घातांक आपस में जोड़ दिए जाते हैं, यानी m+n हो जाएगा, घातांक का पहला नियम है। और बेस सेम हो और आपका घातांक इस प्रकार से भाग के रूप में हो, तो घातांक आपस में घटा दिए जाते हैं, ये भी याद रखें। और बेस सेम हो और उसका मल्टीप्लिकेशन हो, गुणा हो, तो इस प्रकार से घातांकों को आपस में जोड़ देते हैं, इसको भी याद रखें। इसके बाद जो होता है आपका, जब यानी पावर का पावर होता है इस प्रकार से, इस पर जब हम पावर का पावर कर देते हैं तो घातांकों को आपस में गुणा कर दिया जाता है। और याद रखें किसी पर जो शून्य का घात हो उसका मान 1 होता है। यानी इसको कैसे कर सकते हैं, शून्य का मतलब ये हो गया, शून्य का मतलब इस प्रकार से 1 ऋण 1 कर सकते हैं, या 2 ऋण 2 कर सकते हैं, इत्यादि हम कर सकते हैं शून्य को हमें दिखाना हो तो। यानी पहला एग्जाम्पल है शून्य, यानी 1 घाते शून्य, 1 ऋण 1 कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं 1 पावर a गुणे 1 पे घाते -a कर सकते हैं। माइनस का मतलब ये हो जाएगा इन्वर्स में, यानी नीचे भाग हो जाएगा, भाग कर देंगे 1 हो जाएगा। तो याद रखें जब उसका पावर 1 होता है उसका मान सदैव 1 होता है। तो इसका सही आंसर हमने देखा 3 घाटे 17 होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अर्थमेटिक का बहुत साधारण प्रश्न ही बनता है, 11 नंबर प्रश्न है। एक आयत का परिमाप। आयत किसे कहते हैं, जब आमने सामने की भुजाएं, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे आयत कहते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक 90 डिग्री कोण हो तो उससे क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो परंतु कोई भी कोण 90 डिग्री का न हो तो वह जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है। और आयत में यदि आयत की सारी कंडीशन हो और जो है सभी भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो वर्ग हो जाता है। और सभी भुजाएं बराबर हो परंतु कोई भी कोण 90 डिग्री का न हो तो समचतुर्भुज हो जाता है। तो इस प्रकार से हम आयत को देख लिए, आयत के रूप में देखें आयत का परिमाप, यानी इस प्रकार से परिमाप का मतलब भी होता है कि यदि हम ये आपका आयत बना दिया, आमने सामने भुजाएं एक जगह से तोड़ दें, यानी यहाँ से खोल दें और इसको पूरा फैला दें, इसको नाप लें, यही परिमाप होगा, पेरीमीटर होता है। तो परिमाप का मतलब ये हो चारों भुजाओं का योगफल, चारों भुजाएं जोड़ देंगे तो 2, यानी इस प्रकार से हम देख सकते हैं यदि ए है, ये ए है और ये बी है, 2 ए बार शामिल है, 2a + 2b बराबर 70 दिया है, यानी a + b बराबर हो जाएगा 35 के। पहले समीकरण को आप याद रखें, हमने क्या प्राप्त किया, a + b बराबर 35 प्राप्त किया है, जिसका विकर्ण का मतलब ये आपका होता है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं।
जैसे कि हम देखें पाइथागोरस थ्योरम में जो होता है, या आपका एक बेस होगा और एक उसका हाइट होगी, तो इसमें जो सामने वाली भुजा होती है वो उसका विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण बराबर होंगे। और विकर्ण जो होता है पाइथागोरस थ्योरम से, वो दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल का रूट होता है, यानी कर्ण में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, यानी दोनों भुजाएं समान। तो विकर्ण कितना दिया है? 25 दिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ, हमने प्राप्त क्या किया? ए प्लस बी बराबर 35 प्राप्त किया है, और कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू प्राप्त किया है 25 प्राप्त किया है। यूँ कह सकते हैं, इसका रूट निकाल दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने क्या प्राप्त किया? 5 प्राप्त किया है। इस समीकरण से लिख सकते हैं, समीकरण दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। इस समीकरण को याद रखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 समीकरण सेकेंड है। अब समीकरण फर्स्ट को लिख चलते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करते हुए। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था? ए, यानी इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी बराबर 35 को होल स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी याद रखें, यानी जो ये आपके सूत्र हैं गणित, बीजगणित के समान सूत्र हैं, उसको याद रखें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और माइनस होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। और 35 में 35 का गुणा कर देंगे तो 1225 हो जाएगा। 1225 हो गया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने देखा था, क्या हमने इसका मान निकाला था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमने जो निकाला था, सॉरी पहले समीकरण में थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। हमने पाया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, हमने पाया था ये 25 दिया है, तो यहाँ पर रूट न करके ए स्क्वायर करना होगा, तभी ये 5 निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी रूट है, वर्ग रहता तब ये होता है। तो स्क्वायर हम करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 से 25 625 हो जाएगा। अब इसमें से हम घटा देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक कट जाएंगे और 2ab बचेगा। 625, 1225 में से 625 घटा देंगे तो 600 बचेगा, यानी 2ab इक्वल टू 600 हो गया, तो ab इक्वल टू कितना होगा? 300 हो जाएगा, यानी 2ab इक्वल टू हो जाएगा 1225 में से हम 625 घटा देंगे, यानी 625 घटा देते हैं तो यहाँ 600 हो जाएगा। ab इक्वल टू हो गया 600/200, सॉरी 2 यानी 300। जबकि आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई a है, चौड़ाई b है, दोनों गुणा, यानी यही हमने 300 प्राप्त किया। यही सीधे सीधे आंसर निकल गया हमारा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही साधारण ये भी है। किसान दिवस मनाया जाता है, एच चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को प्रतिवर्ष जो है दिसंबर यानी 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसानों के मसीहा के रूप में इनको जाना जाता है, चौधरी चरण सिंह जी को, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और भारत देश के प्रधानमंत्री भी बने, जिनको देखें 2024 में 5 लोगों के साथ भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। अब तक कुल 53 लोगों को जो भारत रत्न दिया जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न देखें। 13 नंबर प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना यानी NATP का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है। तो 13 का सही आंसर देखा जाए तो यह वर्ल्ड बैंक है, यानी विश्व बैंक द्वारा जो होता है वर्ल्ड बैंक इसका सही आंसर है। याद रखें कि वर्ल्ड बैंक में जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन IFTA इसका पार्टिसिपेट करता है। इसमें भारत सरकार द्वारा भी महत्वपूर्ण राशि इसके लिए दी गई। इस राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना के भारत सरकार भी अपनी यानी जो है धनराशि के रूप में योगदान दे रहा है, साथ इसमें वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है वित्त बाह्य अधिकरण के द्वारा। तो इसका सही आंसर सी रहा, सॉरी बी रहा, इसका सही आंसर जो बी है, वर्ल्ड बैंक है। अगला देखें, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रकाशित होती है वो ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी इसमें संस्थान दिया है, परिषद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी इसमें ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा जो होता है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है। लेकिन कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि इसमें देखें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश में, चंदौली उत्तर प्रदेश में, गिर जो यह गुजरात में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड में है, जिसे राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे। ये काफ़ी प्राचीन है, यानी भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और सबसे प्राचीन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा एक्सप्लेन काफ़ी प्रश्नों को पूर्व में हमने कर लिया है। इसके बाद जनगणना देखें, जनगणना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। अभी तक देखें तो जो जनगणना हम देखें तो 1872 में सर्वप्रथम भारत में जनगणना कराई गई थी, जो कि लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था, जबकि 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराई गई थी। और 15 अगस्त 1947 तक देखें तो 8 जनगणनाएं हो चुकी थी। आज़ादी के बाद देखें 2011 की जो जनगणना थी वो 7वीं जनगणना थी। ओवरऑल देखें तो जो 2011 की जनगणना ये 15वीं जनगणना थी। और देखें अभी जून 2025 में जो है वो आज़ादी के बाद की 8वीं और ओवरऑल 16वीं जो जनगणना कराने की घोषणा की गई थी भारत सरकार द्वारा। इस 16 जून को 16वीं जनगणना की जो तारीख भारत सरकार के जो गृह मंत्री उन्होंने घोषणा किया था, और इसका प्रकाशन 2027 में किया जाएगा। 2027 में प्रकाशन के बाद ही जो देखें
तो महिला आरक्षण बिल के अंतर्गत जो 15 वर्षों के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया वो लागू किया जाएगा। सारी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो करंट अफेयर्स में कवर की गई है तो वो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत देखें, यानी अब तक जो जनगणना पूछा जाएगा, अभी जब तक कि 2027 का जनगणना नहीं आ जाता है तब तक 2011 को ही मान करके अंतिम जनगणना पूछा जाएगा परीक्षाओं में। और देखें, वर्तमान में 2023 अक्टूबर में ही भारत जो विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है, चाइना को पछाड़ते हुए लाखों में। हालांकि दोनों की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन भारत जो लाखों में चाइना से ज़्यादा हो चुका है, इन दोनों के डाटा के हिसाब से। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या स्त्रियों का कितना प्रतिशत है, तो 48.53% है। तो 48.53% जो महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, पुरुष 51.74 हो जाएंगे, यानी जोड़ देंगे तो 100% हो जाएगी। 51.74% जो है वो पुरुष हैं। ये सेंसस 2011 के हिसाब से। इधर 2001 को यदि पूछ देता, 2001 के हिसाब से पूछता, तब ये आंकड़ा दूसरा होता। इस आंकड़े में जो फीमेल होती हैं 48.27%, और जो पुरुष होते हैं ज़्यादा होते हैं 51.73% होते हैं। यानी पुरुष की आबादी देखें तो घट गई है, महिलाओं की आबादी जो है बढ़ गई है, यानी 1 दशक में। इसके बाद यहाँ पर हमने तुलना किया पुरुष और महिला के रूप में, हमने जो है आबादी के रूप में तुलना किया। अब इसमें जो सेक्स रेशियो और लिटरेसी के रूप में भी तुलना कर लेते हैं। अक्सर एग्जाम पूछा जा सकता है कि मेल फीमेल के बीच में, यानी जो जनसंख्या के रूप में हमने देखा। इसके बाद देखें तो सेक्स रेशियो जो देखें तो पूरे भारत में सेक्स रेशियो क्या है 2011 के हिसाब से 943/1000 है, यानी 1000 पुरुषों पर 943 जो, यानी अभी भी देखें थे इसमें जो आपका 57 जो महिलाएं कम है, क्योंकि 943 महिलाएं 1000 पुरुष, यानी 57 महिलाएं अभी भी कम है 2011 के सेंसस के हिसाब से। जबकि यही आंकड़ा जो देखें 2001 में तो ये और दयनीय था, 933 थे, यानी 10 और कम थे, 57 यानी 67 कम महिलाएं थीं 2001 के सेंसस के हिसाब से। लिटरेसी में देखें 2011 में लिटरेसी क्या थी, जिसमें 73% लिटरेसी थी, जिसमें पुरुष देखें तो 80.9% पुरुष शिक्षित थे, जबकि महिलाएं 64.6% शिक्षित थे। यह आंकड़ा 2001 के हिसाब से देख लें। 2001 में जो आपका 2001 में देखें तो जो साक्षरता थी वह 10% कम थी, यानी 73 थी। इसे लगभग देखें तो 10 यानी 9 कह सकते हैं। 64.8% भारत की साक्षरता थी, जिसमें से महिलाएं पुरुष देखें तो 75.27% पुरुष शिक्षित थे, और मात्र 53% जो है महिलाएं शिक्षित थे। तो 53 से बढ़कर 64 हो गए। लगभग देखें 10 या 11% की वृद्धि महिलाओं में हुई, और जबकि पुरुषों में 75 से बढ़कर से मात्र देखें तो 5-5.5% की वृद्धि पुरुषों में दिखाई गई है। चलिए अगला देखते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे तो ये सेंसस पर आधारित हो जाएगा। अगला इसमें देखें तो ये पूछ रहा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी CIP का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह पेरू की राजधानी लीमा में स्थित है। क्योंकि ये देखें कि इसके सहायक केंद्र जो 20 से अधिक देशों में स्थित हैं, जिसमें भारत में देखें तो केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है यानी CPIR जो है वह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। जबकि अभी देखें तो CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र यानी जो है CIP का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र जो है उत्तर प्रदेश की आगरा के सिंगना में बनाया गया था। अभी हाल ही में लेटेस्ट है, जिसमें आलू एवं शकरकंद से संबंधित जो है वह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के आगरा में कहाँ पर, सिंगना में बनाया गया। आगे देखते हैं, इसमें 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर भी सेंसस संबंधित हो गया। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार लेकिन कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सेंसस 2011 के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो सेंसस 2011 के हिसाब से देखें तो 5 बड़े राज्य जो हैं उसमें जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश है, वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश है। और इस यानी पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर क्या है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार है। याद रखें तीसरे स्थान पर बिहार है, जिसका देखें यानी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है या जनघनत्व है सर्वाधिक है सभी राज्यों में। यानी पहले स्थान पर क्या है, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। इसके बाद वेस्ट बंगाल है चौथे स्थान पर। 5वें स्थान पर देखें तो उस दौरान आंध्र प्रदेश था, लेकिन आंध्र प्रदेश जो है 2014 में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना बना दिया गया था। तो यह जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्यों को हमने देख लिया, जिसमें देखें उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, यानी उत्तर प्रदेश की आबादी देखें तो 19 करोड़ से ज़्यादा थी। यानी उत्तर प्रदेश की आबादी आगे हम इसमें डिटेल में देखेंगे, आगे के प्रश्नों में निहित होगा। और जनसंख्या में सबसे छोटे राज्य देखें यानी उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो याद रखें कि उत्तर प्रदेश जो
यानी पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्यों में देखें तो पहले स्थान पर आपका राजस्थान, दूसरे स्थान पर क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर जो आपका है वो उत्तर प्रदेश है। याद रखें कि महाराष्ट्र वैसे प्रश्न पूछता है क्योंकि क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर है, जबकि जनसंख्या के रूप में देखें तो महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य देखें तो सिक्किम हो जाएगा, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा, जबकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा भारतीय राज्य में देखें गोवा हो जाएगा। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य यूनियन टेरिटरी, इन 8 यूनियन टेरिटरी में देखें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सी हो जाएगी? दिल्ली हो जाएगी। और सबसे जनसंख्या में सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप हो जाएगा, यानी लक्षद्वीप जो है वह सबसे छोटा जो है आपका, वो जनसंख्या में सबसे कम जो है यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, ज़्यादा डिटेल इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें यह आपका है कि जनगणना यानी 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? ये प्रश्न आपका देखें तो 12 अक्टूबर 2025 को पूछा गया था, जो विशेष एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है, बल्कि भाग पूछ दिया था, तो कितना प्रतिशत के याद रखें। तो यह जो प्रतिशत है 16.5%, 16.5% भाग यानी लगभग 16% के आसपास बैठता है। और यह देखें तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह 19,98,12,341 है, जबकि भारत की आबादी देखें तो 1,21 करोड़ से ज़्यादा थी सेंसस 2011 के हिसाब से। तो उत्तर प्रदेश देखें, यदि इसको देश के रूप में उत्तर प्रदेश को इंडिकेट कर लिया जाता तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश उत्तर प्रदेश होता है। यानी उत्तर प्रदेश से बड़े देशों में देखें तो उस दौरान 2011 से पहले स्थान पर चाइना था, फिर खुद अपना देश भारत था, तीसरे स्थान पर यूएसए अमेरिका था, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया और 5वें स्थान पर अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश हो जाता है जनसंख्या के हिसाब से, जिसमें 16.5% या 16% जनसंख्या निवास करती है। या कह सकते हैं कि कितना भाग है, यानी भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश जनसंख्या कितना भाग है? तो 6वां भाग है, यानी 6वां भाग उत्तर प्रदेश में रहता है। यह प्रश्न पूछा था पीसीएस 12 अक्टूबर 2025 को, तो यह आप याद रखें इसको। इसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना में किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई थी? तो नागालैंड है, क्योंकि ऋणात्मक 10 की वृद्धि हुई थी, यानी इसमें -0.6% की जो 10 की वृद्धि, ऋणात्मक 10 की वृद्धि पाई गई थी नागालैंड में। तो यहीं पर जो है किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई थी? नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई थी। एशिया की सबसे लंबी नदी क्या है? चाइना की जो है यांगटीसी जो है यह एशिया की सबसे लंबी नदी है निम्नलिखित में से। और भारत की सबसे लंबी नदी देखें तो गंगा जी है, भारत की सबसे लंबी नदी जो 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा जी है। चलिए इस पर हमने भूगोल में डिटेल में चर्चा कर लिया है, चैनल पर आप जाकर जो प्लेलिस्ट है उसमें भूगोल के सारे पार्ट में देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो यांगटीसी जो चाइना में है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो सरकारी आश्वासनों के बारे में। आश्वासन के लिए सरकारी संसदीय समिति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि जो सरकारी समिति बनाई गई है, तो सरकारी आश्वासन के बारे में सरकारी संसदीय समिति की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए आपका बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला देखें, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो इसका सही आंसर देखें तो 53 है, 53 में वो भी 53 फर्स्ट है, यानी 53 सब आर्टिकल 1 में यह है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो राष्ट्रपति संबंधित कुछ अनुच्छेद को ट्रिक्स के माध्यम से याद करना चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, अक्सर ये दिया रहता है, कहीं कहीं आप देख सकते हैं इसको। यह होता है पकानी कोका दुयो दशम, ये जो आपके हैं राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को आप याद कर सकते हैं। इसमें प से मतलब राष्ट्रपति का पद जो होगा यह 52 से शुरुआत होती है इसकी, 52 से, और क का मतलब होता है कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो आपका 53 में है, 53 है, जिस पर यह संबंधित प्रश्न पूछा है। 54 में देखें, नी से मतलब यह हो गया राष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचन है, यह 54 में है। को का मतलब यहाँ देखें जो 55 में है, यानी कोटा या तरीका है राष्ट्रपति चुनाव कैसे कराया जाता है। 56 में देखें तो राष्ट्रपति कार्यकाल होता है, यानी ये कार्यकाल है 56 में। और 57 में देखें तो यह पुनः निर्वाचन या दोबारा निर्वाचन, दो का मतलब दोबारा निर्वाचन से संबंधित है। 58 में देखें तो यह राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता, यह से योग्यता है। दो यो दशम, द का मतलब इसमें हो गया, यानी 59 देखें तो राष्ट्रपति कार्यकाल की दशाएं इसमें है। द सम, स का मतलब इसमें हो गया 60 में जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण है। और म का मतलब महाभियोग है, जो कि 61 राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, यानी 52 से लेकर 61 तक जो आप इसको याद कर सकते हैं स्टिक के माध्यम से, पकानी को का दो दशम से। चलिए अगला देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। तो ये 1955 में जिसके अध्यक्ष था, यानी इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे
बीजी खीर की दस्ता में 1955 में जो है 1955 में बीजी खीर के दस्ता में जो है अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। यह किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, तो इसका उद्देश्य समझ लेते हैं। उद्देश्य यह था कि सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा का प्रयोग को बढ़ावा देना था, जबकि अंग्रेजी पर बैन लगाने की बात के उद्देश्य से यह 1955 में बीजी खीर के दस्ता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। चलिए 25 नंबर देखते हैं, यह करंट अफेयर्स हो जाएगा। युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास भारतीय सेना द्वारा, ध्यान रखें कि भारतीय सेना है, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आयोजित किया गया था, तो ये अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास है। अरुणाचल प्रदेश का जो है यानी भारत का सबसे पूर्वी राज्य देखें तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल का मतलब ये नाम से स्पष्ट है, अरुण का मतलब इसमें सूर्य है, जल का मतलब आते हैं सबसे पहले सूर्य यहीं पाते हैं, और सबसे पूर्वी राज्य यहीं है। सबसे पश्चिमी राज्य भारत का जो है गुजरात है। दोनों के समय में देखें तो लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, यानी कहने का के सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पर होगा, इसके 2 घंटे बाद जो सूर्योदय होता है गुजरात में होता है। या यूँ कहें कि सबसे पहले सूर्यास्त देखें तो अरुणाचल प्रदेश में, तो इसके 2 घंटे बाद सूर्यास्त होता है गुजरात में होता है। तो इस प्रकार से युद्ध कौशल 3.2 हम देख लें। अरुणाचल प्रदेश की यदि स्थान पूछेगा तो कामेंग क्षेत्र में किया गया था। इसके बाद अगला करंट अफेयर, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था। यह ध्यान रखें कि इसका पेरिस में आयोजन किया गया था। कब से किया गया था? 25 से 31 अगस्त 2025 के बीच में पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। तो पुरुष एकल यानी मेल सिंगल का जो खिताब जीता थे चाइना के सी यूकी ने जीता था, जिन्होंने पराजित किया था थाईलैंड के खिलाड़ी को सी यूकी ने पराजित किया था। जबकि फीमेल का यदि यहाँ पर याद रखें तो फीमेल में जो जीती थी अकाने यामागुची जीती थी, जो जापान की थी। इन्होंने चाइना के खिलाड़ी को बीट किया था या पराजित किया था। 27 नंबर देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है? तो पहला ये प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को यह दिया गया था। यह पहला भारतीय संगठन। साथ ही इसमें जो मालदीव की जो कार्यकर्ता हैं उनको भी 3 लोगों को इसमें दिया गया था। तो भारतीय पूछा तो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन है। तो 27 का सही आंसर ये हो जाएगा। रानी झांसी यानी रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है? याद रखें कि इसका जो नाम है राजघाट, यानी इसके रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है डैम, इसको राजघाट डैम के नाम से भी जानते हैं। यह एक अंतर्राज्यीय परियोजना, अंतर्राज्यीय का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, और वो राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। तो मध्य प्रदेश का जो शहर है वह चंदेरी शहर है, और जबकि उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर शहर है की सीमा पर बेतवा नदी पर यह जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध है, जिसको राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। बेतवा नदी के बारे में याद रखें कि बेतवा जो है वह यमुना जी की सहायक नदी है, जो कि झांसी के निकट बेतवा जो है वो यमुना जी में जाकर मिल जाती है। और बेतवा पर अन्य बांध या डैम देखें तो माटा टीला बांध, पारीक्षा बांध, सुकमा डुकमा बांध भी बेतवा नदी पर है, और रानी लक्ष्मीबाई बांध भी, जिसको राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है।